Hello friends, welcome to Tech Hub Educator. In this lecture, we will discuss about our next topic, that is Sustainable Development Goals. Guys, this is the second part of our Accounts Assistant Crash Course. यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देख लें. In this series of our Accounts Assistant Crash Course, तो जो हमने पहला सब्जेक्ट शुरू किया है दैट इज़ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर. तो आइए मेरे साथ हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर. तो दोस्तों यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स. आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपना टेलीग्राम, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो टेलीग्राम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड में जो हमने पिक पोस्ट की है, यहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ पोस्ट करते हैं. तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी लर्निंग को और भी बेटर बनाइए. सो लेट्स लुक एट आर सिलेबस. तो सिलेबस में टोटल आपके अकाउंट्स असिस्टेंट के 6 सब्जेक्ट्स हैं. इसमें से जो पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर विच कैरीज टोटल ऑफ 30 मार्क्स. विद इन दिस आर सब टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुरू करेंगे. तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस लेक्चर में, वो आइए हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत कहाँ से हुई है. इसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानेंगे. इंटरनेशनल और इंडिया पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि जो हमारे इंडिया में हम किस तरीके से इसे अचीव कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर की जो रैंकिंग आई है इसमें उसे देखेंगे. और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम आपको ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आपको अच्छे से ये चीज़ याद हो जाएगी विदाउट एनी क्रैम. आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप. तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके एक साइड में ग्रीनरी है, फ्लोरा फोना, जो आपके अच्छे से एनिमल्स हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ग्रीनरी है. दिस इज़ लाइक हेल्दी एनवायरनमेंट, है ना. तो दूसरी साइड अपने लेफ्ट और अगर आप देखेंगे यहाँ पे पॉल्यूटेड है ना. पेड़ देखिए आप सूख गए हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है. बिल्डिंग्स देखिए, घर देखिए कितने सारे हैं, रहने को भी स्पेस नहीं है और एकदम ऐसे डार्क टाइप से है. तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या होगा कि पहले हमारी पृथ्वी अच्छी थी, है ना, सब कुछ अच्छा था. लेकिन जैसे जैसे हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते गए, तो आप आज की डेट में देख सकते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट भी कितना बदल गया. तो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? ये प्रॉब्लम आपकी शुरू होती है जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना. पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आपका अर्बनाइजेशन बढ़ता है. अर्बनाइजेशन, शहरों में घर नए बनाने के लिए आपको जो फॉरेस्टेड लैंड है उसको काटना पड़ता है. तो फॉरेस्टेड लैंड आपकी रिड्यूस होती जा रही है. इसी के साथ आपके जो एनवायरमेंटल स्पेसेस हैं ये भी रिड्यूस होते हैं. लेक्स, पॉन्ड्स, जो हमारे पहले वाटर बॉडीज़ होती थी, आज हम उन्हें एनक्रोच कर रहे हैं. अपने श्रीनगर वाले एरिया में जो वुलर लेक है, आप जानते ही हैं कि कितना मेजर पोर्शन ऑफ इट इज़ ऑलरेडी एनक्रोच्ड बाय दिस लैंड माफियाज, राइट. सो इसकी वजह से क्या होता है कि डिज़ास्टर्स आते हैं. जैसे कि हमने देखा था कुछ साल पहले चेन्नई फ्लड्स आए थे, जहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई उसके कारण क्या हुआ कि पूरी सिटी जो है वो एक फ्लड जैसी सिचुएशन वहाँ पे बन गई. तो चेन्नई फ्लड जो आए थे इट वाज ड्यू टू ओवर अर्बनाइजेशन. तो लेक्स वगैरह जो थी उनको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था. रिसेंटली अगर आप ये कोरोना पेंडेमिक देखेंगे तो ये भी इसी वजह से हुआ है, ये भी डिज़ास्टर इसी वजह से आया. एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर हो गई थी एक टाइम पे चाइना में, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने वाइल्ड लाइफ लॉज जो हैं उनको वीक कर दिया गया. उन्होंने लोगों को परमिट कर दिया कि जो भी फॉरेस्टेड वाली एरिया में रहते थे वो फॉरेस्ट से किसी भी जानवर को मार के और उसको एज अ फूड आइटम वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. इसीलिए आप देखते होंगे न्यूज़ में भी रिसेंटली कि चाइना में जो एक वेट मार्केट होती है, तो वेट मार्केट यानी कि वहाँ पे जो ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनको लाया जाता है और वहीं पे इनको काट के फ्रेशली वहाँ पे इनको लोगों को जो है वो चीज़ बेची जाती है. और वहीं से ह्यूमंस में भी ये बीमारी आई है, ऐसा ऐसा मतलब कि अभी तक रिसर्चर्स बोल रहे हैं. तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस लेक्चर की. तो गाइस दिस इज़ अ MCQ बेस्ड दिस लेक्चर. तो इसमें हम MCQs की फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम इनके सारे ऑप्शन सॉल्व करेंगे और लर्निंग भी अपनी यहीं से करेंगे. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. पहला ऑप्शन है, टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द मेन स्ट्रीम, यूनाइटेड नेशन लॉन्च्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDGs. Second is, there are 17 goals and 169 specific targets to be achieved by 2030. Third option is, SDGs are not legally binding. And fourth one is all of the above. तो गाइज थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको अभी तक अगर आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराइए मत. इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, ये मेरी गारंटी है आपसे. तो आपको बता दूं कि इसके जो सारे ही ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं. यूनाइटेड नेशन जो है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल लेवल पे UN ने
विद इन दिस 2030 एजेंडा हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको सेट किया है। टोटल कितने गोल्स हैं हमारे, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो आपको क्लास पास करने के लिए उन सब्जेक्ट्स को मतलब कि एग्ज़ाम देते हैं आप, आपके गोल सेट किए जाते हैं, मार्क्स मिलते हैं आपको रैंकिंग से, आप उसको ज़रा रिलेट कीजिएगा उस तरीके से। तो इसमें टोटल 17 गोल्स हैं और विद इन गोल्स हमारे क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं। तो गोल्स को इन्होंने तोड़ दिया है टारगेट्स में, तो टोटल 169 टारगेट्स हैं और ये हमें कब तक अचीव करने हैं, बाय 2030। अगला देख लेते हैं SDGs। तो ये क्या है दोस्तों, आपको बता दूं कि SDGs आर नॉट लीगली बाइंडिंग, यानी कि यदि कोई देश इसको पूरा नहीं कर पाता है तो ये कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दे हैव टू जस्ट गिव देयर बेस्ट, राइट। जैसे इंडिया है तो आगे चल के हम देखेंगे इस गोल्स पे इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे पॉवर्टी कम करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं ना, क्लाइमेट के लिए उन्होंने काफ़ी सारे लॉज बनाए हैं, वाटर प्रोटेक्शन, पोल्यूशन, इस तरीके से के लिए अलग अलग बॉडीज़ बनी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन पे काम करती हैं। तो हर कोई अचीव करना चाह रहा है इन गोल्स को, लेकिन कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग रिसोर्सेज की क्रंच होती है ना। तो आइए आगे चल के हम देखते हैं। फिलहाल आपको इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 2030 को हमें अचीव करना है, 17 गोल्स, 169 टारगेट्स एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री से, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत जो हुई है वो हुई है कॉलोनाइजेशन से। कॉलोनाइजेशन में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कॉलोनीज़ को अपनी जो है एक्सप्लॉइट किया। जैसे इंडिया था, इंडिया के एग्जांपल से लेके बताते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था एक टाइम पे, रिसोर्स रिच थे हम लोग, है ना। हमारा जो ट्रेड ऑफ बैलेंस था वो हमारे पक्ष में था, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इम्पोर्ट कम करते थे, है ना, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स क्या हुआ कि जो ये ब्रिटिशर्स थे, जो ये यूरोपियन पावर्स थी, है ना, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, ये सारे डैन्स, इन सब ने एक एक करके अपनी कॉलोनीज़ बनाई, है ना। लेकिन ब्रिटिशर सबसे लाइक दे वर लाइक द लीडिंग वन, राइट। तो इन्होंने क्या किया आके, जैसे इंडिया में इन्होंने शुरुआत में तो ये एज ए ईस्ट ट्रेडिंग कंपनी जो आई थी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रेड के पर्पज़ से आए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे जो कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये क्या थे, ये साइंटिफिकली भी ये लोग एडवांस थे। इन्होंने वहाँ पे क्या कर साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे थे ये लोग। इन्होंने स्टीम इंजन का ईजाद कर लिया था। स्टीम इंजन से इन्होंने जो ट्रेन बनाई 17वीं सेंचुरी में, उससे इन्होंने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल्स थे उसको ले जाने में इनको आसानी होती थी, है ना। बल्क में ये लोग रॉ मटेरियल उठाते थे और उसको ले जाते थे इंग्लैंड। तो इंडिया के जैसे इनर पार्ट्स से, है ना, जहाँ से इनको लाइक सी वाया सी ही ले जाया जाता था शिप्स तक, तो पोर्ट्स तक कैरी करने के लिए ये लोग कार्गो जो होता था वो ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। तो जो इन्होंने ट्रेन भी इंडिया में लाई थी वो कोई इंडियंस को सुविधा देने के लिए नहीं लाई थी, बल्कि जो रॉ मटेरियल थे उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए लाई थी। आपको याद होगा यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा, जो दादा भाई नारोजी थे, उन्होंने लाइक एक थ्योरी भी दी थी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दोस्तों शशि थरूर ने भी एक बहुत अच्छी बुक लिखी है कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से जो भारत सोने की चिड़िया था इसको लूटा है। तो आप वो पढ़ सकते हैं। चलिए वो आउट ऑफ द टॉपिक है, फिलहाल जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या होगा, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हो गई, है ना। कुछ जो वेस्टर्न देश थे ये बहुत सारे रिच हो गए, क्योंकि यहाँ से ये लोग रिसोर्सेज लेके जाते थे और फैक्ट्रीज़ में ये लोग उसका आउटपुट करके, जो इनका आउटपुट होता था उसको वापस इंडिया में आके बेचते थे हाई हाई कॉस्ट पे। तो जितना प्रॉफिट होता था इनके पास होते थे। प्लस वहाँ पे ये क्या करते कि जो लेबर क्लास थी उसको भी एक्सप्लॉइट करते थे बहुत कम पैसों पे, लाइक देवर लाइक उनको मतलब कि बहुत कम पैसों पे रखा जाता था, बहुत बहुत लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए उनसे काम करवाया जाता था। तो वो बस लाइक हैंड टू माउथ जैसी सिचुएशन हो गई थी। बाद में लाइक कार्ल मार्क्स एंड बाकियों ने फिर बाद में इनके खिलाफ भी लाया, है ना, जब उन्होंने ये कंसेप्ट्स दिए थे अलग अलग कि लेबर क्लास को भी आपको पावर्स देनी चाहिए, उनको थोड़ा सा उनकी जो कंडीशन है उनको ठीक करना चाहिए। तो अंत में जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार्स हो गए, है ना, तो वर्ल्ड वार्स में आप देख सकते हैं कि लास्ट में इसका जो अंत हुआ था वर्ल्ड वार 2 का, वो फिर US ने जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर वेपन्स जो ड्रॉप किए थे, तो उसके बाद फिर इसका एंड हुआ था। तो आप जानते हैं कि कितना लाइक कत्लेआम हुआ था उस वक्त। सब भी इकॉनमीज जो थे वो लाइक आपस में लड़ रहे थे, बिग पावर्स जितनी भी थी। तो सब लोगों ने मतलब उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि जो हम इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं इससे जो इंसानियत है इसका विनाश हो रहा है ना। पॉल्यूशन फैला रहे हैं हम, जो बिग बिग फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक जो हम कर रहे हैं, उससे जो रेडिएशन फैल रही है उससे लाइक इंसानियत जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो रही है। तो यहाँ तक ये हमने थोड़ी सी इसकी लाइक हिस्ट्री देख ली। आगे देखते हैं क्या। तो दोस्तों समय कब आया जब इनको एहसास हुआ इस चीज़ का कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो एक टाइम पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद धरती का विनाश हो जाएगा, है ना।
तो जो यूरोपियन पावर्स थे, जो ये लोग थे, ये बोलते थे, ये एक कंसेप्ट में बिलीव करते थे, एक थ्योरी में बिलीव करते थे कि देयर इज़ नो लिमिट टू ग्रोथ। तो ये लोग कहते थे ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, हम जितने रिसोर्सेज ले आए हम उसको प्रोड्यूस करके बेचें, हम जितनी फैक्ट्रीज़ में जो जो हमारा फॉसिल फ्यूल है इसको हम निकालते रहेंगे, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो एट दैट टाइम कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज जैसी बातें नहीं होती थी। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत में जो सबसे अहम रोल था वो था इनका, रेचल कार्लसन जी का। तो ये कौन थी? ये रेचल कार्लसन जो थी, ये यूएस की एक एनवायरमेंटलिस्ट थी। तो ये उस टाइम पे काफ़ी रिसर्च वगैरह कर रही थी। तो इनके एक फ्रेंड थे, उनको कुछ, उनका एक गांव था यूएस में ही, वहाँ से उनको किसी ने लेटर्स लिखे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि वहाँ पे जो उनके लोगों के खेत हैं, वहाँ पे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके आगे पीछे जो स्प्रिंग सीजन में पहले जो पंछी थे वो चहचहाते थे, लेकिन अब अचानक से वो साइलेंट हो गया है। वहाँ पे पंछियों की अचानक से मृत्यु होने लग पड़ी है, उनकी डेथ हो रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस वजह से हो रही थी। तो उन्होंने फिर इसको लेटर्स लिखे, इन्होंने फिर इसमें इंटरेस्ट दिखाया, इन्होंने साइंटिस्ट्स को काफ़ी मल्टीपल पीपल्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया, वहाँ पे रिसर्च किया। तो इनको फिर बाद में इनको पता चला कि उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट क्या करती थी कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते थे, तो बाय एयर वो जहाज के नीचे से एक जैसे कुछ एक टैंक ले लिया और टैंक में वो डीडीटी भर लेते थे और उसको बाय एरियल स्प्रे करते थे उसको। तो जैसे मतलब कि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में तो हैंड टू माउथ सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, तो फार्मर खुद ही जाके अपने खेतों में यूरिया वगैरह डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है। लेकिन जो बिग इकोनॉमीज हैं, यूएस कैलिफोर्निया वाला जो रीजन है जिसमें इतनी लार्ज स्केल पे वहाँ पे होती है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लोग लार्ज स्केल पे बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जहाज़ के ज़रिए एरियली पूरी बड़ी बड़ी फार्म्स पे वो लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते थे। तो इनको पता चला कि उसका कितना साइड इफेक्ट हो रहा है, जो वहाँ पे जो ये पंछी थे ये मर रहे हैं। तो जो इन्होंने बुक लिखी फिर उसके बाद, ये साइलेंट स्प्रिंग, तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा उस टाइम। लोगों ने बुक पढ़ी, लोगों को अवेयर हुए। जैसे आज की डेट में हम कई चीज़ें होती हैं जो हिडन रहती हैं, हम अवेयर नहीं हो पाते, होती हैं लेकिन मास स्केल में लोग उसके लिए बोलते नहीं क्योंकि अवेयर नहीं होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लोगों को अवेयर कराया। इसके बाद तो जब इन्होंने एक बार अवेयर करवा दिया तो इसको पिकअप कर लिया बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे फिर इनका फ़ायदा दिखा 10 साल के बाद, तो यहाँ पे बैन कर दिया गया डीडीटी को। और इंडिया में भी उसी वक्त अगर आप देखें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये यहाँ पे भी इंडिया में भी आया। इसके बाद ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई। ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से? क्योंकि यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी फर्स्ट टाइम। इसके बाद अर्थ समिट हुआ 92 में, तो ये आपका रियो डी जेनेरियो जो कि आपका ब्राज़ील में है, वहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया कि क्लाइमेट को देखते हुए कि क्लाइमेट दिन ब दिन जो है वो ख़राब होता जा रहा है, तो हमें इसे बचाना है किसी तरीके से। तो वहाँ पे ये लोग एजेंडा 21 लेके आए जिसमें कुछ एजेंडाज रखे। 21 इज़ 21st सेंचुरी में हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए कि हम इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को चलाएं, या जो भी हमारे स्टेप्स होंगे वो इस तरीके से हों कि पृथ्वी जो है इसको हमें बचा के रखना है ना। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन थी जो कि हमारी ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी वो क्या थी? इट वॉज द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो इसने बोला कि प्रेजेंट में हम चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो फ्यूचर के लोग हैं उनकी जो नीड है वो भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज ही सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, अब आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी आपको कुछ छोड़ना है, कुछ रिसोर्सेज आपको उनके लिए भी रखने हैं, है ना। तो ये चीज़ जो थी, ये ब्रंटलैंड कमीशन जो रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987, इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम दी गई थी। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कहीं जगह आए हैं जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आ चुके हैं कि कहाँ पे इसका जेनेसिस हुआ, किस रिपोर्ट में इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन दी गई। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए, आसानी है, आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनते चलिए। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद अब इन्होंने बोला कि इसको अचीव कैसे करना है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद आपका असेसमेंट होता है ना, एग्जाम देते हैं, तो उन्होंने बोला कंट्रीज़ को हमने बोल तो दिया लेकिन चेक कैसे करेंगे कि कंट्रीज़ कर रही हैं कि नहीं। तो उसके लिए इन्होंने गोल्स बनाए, फिर इन गोल्स के अंदर टारगेट्स बनाए, और फिर हम देखेंगे कि आगे चल के इनको रैंकिंग दी जाती है इनमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सितंबर 2015 में फिर जाके आपने देखा कि अभी वहाँ पे ब्रंटलैंड रिपोर्ट में तो डेफिनेशन दे दी, लेकिन उसके बाद हमें कितना टाइम लग गया, 2015 में आके फिर हमने जो हमारी ये ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड
2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया, इसमें हमने बोला कि भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यहाँ पे लॉन्च किया हमने इनको। तो इसके अंडर इंडिया भी कमिटेड है और इंडिया ने भी बोला है कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स हैं 17 और 169 एसोसिएटेड टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं इसके अंडर। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको देखना है कि इसको हमने डिवीजन किस हिसाब से की है। तो इनको हमने 3 पिलर्स पे डिवाइड किया है ना दोस्तों। तो क्या क्या है ये? पहला है आपका सोशल, अगला क्या है आपका इकोनॉमी और अगला क्या है आपका इन्वायरमेंट। तो इसको आप एक्रोनिम बना के भी याद रख सकते हैं, सी के टाइप से, है ना। तो सी अगर आप देखें तो सी यही चीज़ है, ये इसकी डायमेंशंस हैं जो अलग अलग डायमेंशंस में। तो यही बोला गया है कि यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ डेवलपिंग ऑफ फोकस ऑन एंडिंग पॉवर्टी एंड ऑल इट्स फॉर्म एंड डायमेंशंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हाईलाइट जो की है ये आपको याद रखने हैं। तो ये वही पिलर्स हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोशोलॉजी। तो इन 3 ब्रॉड कैटेगराइज हमने इन तीनों में किया है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो आगे चल के हम देखते हैं। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे जो है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको हमारी ये पीडीएफ ले लेनी है, जिसको आपको बस एक बार रीड करना है। अभी आपको इसको रटने की आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम आपको लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये आराम से याद हो जाएगा विदाउट एनी क्रैमिंग। आप बस अभी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुनते जाइए जो जो हम चीज़ आपको बताते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट इज नो पॉवर्टी। तो जो हमारा पहला गोल है SDG 1, इसमें क्या है कि पॉवर्टी के अगेंस्ट है। ये बोलता है कि हमें अपने पूरे विश्व से जो पॉवर्टी है ये ख़त्म करनी है। तो हमें लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाना है ना दोस्तों। तो ये पॉवर्टी है पहला। सेकंड है हमारा ज़ीरो हंगर, यानी कि हमें भूखा नहीं रखना है किसको। आप जानते होंगे इसके लिए एक इंडेक्स आता है हमारा, है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो उसमें भी आपको देखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, वो इसको कैप्चर करता है, वो इसके अंदर आता है। तो इसमें ये बोलता है कि हमें लोगों को भूख से बाहर निकालना है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया है, अगर आपको याद होगा, जिसमें क्या है कि राशन आपको मिलता है, राशन कार्ड के थ्रू जो आपको चीज़ें मिलती हैं सस्ते दाम पे, तो वो ये इसके अंडर है। आप अभी देखते होंगे कि पेंडेमिक में और भी काफ़ी जगह पे वन नेशन वन राशन कार्ड ले आए हैं गवर्नमेंट, तो उससे भी आपको सुविधा मिलती है कि आपको जो हंगर से बाहर लाने के लिए। नेक्स्ट इज थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो दोस्तों किसी भी नेशन को आगे जब ले जाना है तो उसका जो है ह्यूमन कैपिटल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ह्यूमन कैपिटल को आपको अच्छे से बनाए रखने के लिए आपको एक तो उनकी हेल्थ पे ध्यान देना होता है और एक उनको अच्छे से एजुकेट करना होता है। यदि आपने उनको अच्छे से एजुकेट कर दिया और उनकी हेल्थ पे अच्छा ध्यान रखा ना, तो एक टाइम के बाद वो जब प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कंट्री जो है वो अपने आप डेवलप करने लग पड़ेगी। तो थर्ड और फोर्थ हमारे एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है। एजुकेशन के लिए अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है आपके लिए, है ना, जिसमें इन्होंने बोला है कि अब हम 6% ऑफ GDP जो है, यानी कि पहले से ज़्यादा पैसा हम लोग यूज़ करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज़ जेंडर इक्वालिटी। इसमें ये बोलता है कि हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ ध्यान देना है। सिक्स्थ इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमें क्लीन वाटर की तरफ ध्यान देना है। जो हमारा पानी है उसे हमने लोगों के घर तक पहुंचाना है, फ्रेश पहुंचाना है ना। वाटर पोल्यूशन दोस्तों सबसे बड़ा आज की डेट में जो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है वो है वाटर पोल्यूशन। जो क्योंकि बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऐसी जगह लगे हैं कि वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, जो हमारा वेस्ट है, उसके सेग्रीगेशन के लिए हमने अच्छे प्लांट्स नहीं बना रखे और उसका पानी जो है वो डायरेक्टली, जो उसका सीवेज है वो डायरेक्टली हमारे जो रिवर्स हैं इनमें जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारी काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी रिसेंटली जो स्वच्छ भारत मिशन है तो ये भी इसी के अंडर आया गया है ना, सैनिटेशन और वाटर दोनों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इज़ एयर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सेवेंथ वन, दिस वन। तो इसके लिए आपको मैं बताऊँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ की 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये 2015 में क्लाइमेट समिट में गए थे। ये वहाँ पे कहाँ गए थे? पेरिस में गए थे, इन फ्रांस। तो वहाँ पे जाके इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें इन्होंने बोला कि इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सौर ऊर्जा, जो सूर्य ऊर्जा है उसको कैप्चर करके, तो जो कि एक क्लीन एनर्जी है, उसमें अपना योगदान दे। तो इंडिया ने इसका बिगिनिंग की है और आपको बता दूं कि ये पहली एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है। तो इंडिया में जो आपका गुरुग्राम जो है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। तो दोस्तों ये क्लीन एनर्जी में आ गया। तो बाकी भी चीज़ें जो हैं क्लीन एनर्जी में, जैसे आपके जो ये विंड मिल्स लगते हैं, है ना, आपकी जो टाइडल एनर्जी है ना, ये सब आपका क्लीन एनर्जी होती है। तो जिससे आपका पोल्यूशन नहीं फैलता है वो आपका क्लीन एनर्जी है।
नेक्स्ट वन इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों इसमें ये बोलता है कि जो हम काम करते हैं तो हमें जो भी आपके लेबरर्स हैं या जो भी हैं उनको आपको डिसेंट वर्क देना है ना। जैसे मिनिमम वेजेस हैं वो आपको उनको देनी है, आपको उनको ऐसे कुछ बेनिफिट्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नाइन्थ वन। तो इसमें ये बोलता है कि जो इंडस्ट्री है उसमें हमें इनोवेट करनी है ऐसी चीज़ें, जैसे इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है बाहर जाता है तो उससे क्या होता है, काफ़ी चीज़ें पॉल्यूट होती हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें आपको ऐसे इनोवेट करना है हर एक 360 डिग्री, कि आपको जो भी चीज़ें हैं उसको सस्टेनेबल वे में आपको चलना है आगे लेके, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो आपको इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करना है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जिन लोगों ने इकॉनमी पढ़ रखी है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, न्यूज़ में तो सुनता ही होगा जीडीपी, कि इंडिया की जीडीपी नीचे आ गई इस साल, है ना, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। तो दोस्तों जीडीपी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश की इकॉनमी को हम लोग देखते हैं कि कैसी चल रही है उसकी इकॉनमी, है ना, ग्रोथ कैसा हो रहा है, लाइक जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन आपको एक उसका फ्लॉ बता दूं, बहुत ही लाइक जो बेसिक चीज़ है, कि जीडीपी क्या करता है कि वो कभी भी ना इनकम इनइक्वालिटी को नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता कि आपके देश में कितने लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कितने गरीब हैं। कभी अगर ऐसा भी होगा ना कि इंडिया में जैसे मान लीजिए अंबानी, टाटा, कुछ बड़े लोग, जैसे 10% बड़े लोगों के पास पूरी 90% जो इनकम है, पैसा है, वो सिर्फ 10% लोगों के पास है, और पीछे जो 90% पॉपुलेशन बच गई है उसके पास सिर्फ 10% पैसा है। तो देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो ये बोलता है कि आपको इनइक्वालिटी भी रिड्यूस करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो आपको है वो कम करनी है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ चुके हैं आप लोग, तो उसमें भी आप अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते होंगे, तो उसमें भी आपको इसके लिए चीज़ें दिखती होंगी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको कम करना है। जो हमारे आर्टिकल्स हैं 39B एंड 39C, उसमें भी आपको ये चीज़ दिखेगी जो इंडिया पहले से कर रहा है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो दोस्तों जो हमारी सिटीज़ बनेंगी, कम्युनिटीज़ बनेंगी, उसको भी हमने इस तरीके से बनाना है कि वो सस्टेनेबल हो। सीवेज हमें ऐसे निकालना है वहाँ से, है ना, बिल्डिंग्स हमें इस तरीके से बनानी है कि वो सस्टेन कर पाएँ नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ट्वेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो आपको कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है इसको रिस्पॉन्सिबल वे में करना है, आपको वेस्ट कम से कम करना है। अब आप देखते होंगे, जैसे आप बहुत जगह पे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में कहीं या घर में भी अगर आप खाना खाते होंगे, तो दोस्तों कभी भी खाना वेस्ट ना कीजिए, है ना, उतना ही लीजिए जितना आपको चाहिए, क्योंकि काफ़ी दुनिया में इतने बेचारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लाइक एक टाइम के खाने के लिए भी जिन्हें मांगना पड़ता है दोस्तों। तो वेस्ट ना करें। मांगने की तो एक अलग बात है, लेकिन हम प्रोड्यूस भी उतना नहीं कर पाते हैं कि हम सबको दे सकें। तो आप हमेशा अपनी थाली में उतना ही लीजिए जितना आप लोग खा सकें, उसे वेस्ट मत कीजिए। तो इसकी और भी एक एग्जांपल है, जैसे कि अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आप लोग देखते होंगे, लाइक रेडियो वगैरह पे भी, एफएम पे भी आप सुनते होंगे, काफ़ी एड्स आती थी कि वो बोलते थे, एक बच्चा ऐड देता था कि घर के बाहर दो डस्टबिन है, एक एक हरा वाला और एक नीला वाला, है ना, ब्लू एंड ग्रीन। तो एक में गीला कचरा डालते हैं, एक में लाइक सूखा कचरा डालते हैं, तो उसको बाद में रिसाइकल किया जाता है ना दोस्तों। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता, तो उसको रिसाइकल कर लिया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट आप जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक आज की डेट में एक रियल चीज़ है। ऑल्दो यूएस इसे नहीं मानता है, यूएस का जो ट्रम्प जी हैं वो विड्रॉ कर चुके हैं, लाइक जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो बोलते हैं कि नहीं, ग्रीन लाइक ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आज लोगों को पता है, ग्रेटा थनबर्ग आपको पता होगा, ये एक लाइक छोटी बच्ची है जिसने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई है। तो दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग एक आज की डेट में एक आइडल हैं जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अकेली लड़ी, और बाद में उनको देख के कितने लोग उनके साथ जुड़ गए। नेक्स्ट इज़ लाइफ बिलो वाटर, 14th एंड 15th इज़ लाइफ ऑन लैंड। तो दोस्तों लाइफ बिलो वाटर जो होता है, जैसे मछलियाँ वगैरह आपकी रहती हैं वाटर में, जैसे रिवर्स में अगर हम पोल्यूटेड वाटर जो सीवेज वाटर है या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है उसको यदि हम सीधे अपने नहरों में या अपनी नदियों में डाल देंगे, तो वहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में। ऐसे लाइफ ऑन लैंड है, यदि आप पोल्यूशन फैलाएंगे तो जो लाइफ ऑन लैंड है वो भी पॉल्यूशन से तो नहीं सह पाएंगे। ठीक है, ह्यूमंस थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन आप अगर अपने आसपास देखें, काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं और वो इसके साथ साथ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी फूड चेन होती है, किसी भी लेवल पे अगर कोई भी एक स्पीशी एक्सटिंक्ट होती है तो उसका इफ़ेक्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऊपर वाली स्पीशी पे भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों। 16th इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। किसी भी देश का जो होता है, जस्ट जुडिशरी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। आप लोग पढ़ते होंगे ना कि एग्जीक्यूटिव
थ्री पिलर्स क्या होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, गवर्नेंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के? एक आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक आपके कौन से होते हैं, आपके लेजिस्लेटर होते हैं, और तीसरा आपका कौन सा अंग होता है? जुडिशरी। तो जो आपकी जुडिशरी है इसको स्ट्रांग रखना चाहिए, है ना, और पीस बना के रखना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए, लड़ाइयाँ झगड़े कम होने चाहिए, वॉर्स कम होने चाहिए। एंड लास्ट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपस में भी कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो उसमें इंडिया ने सारे पूरी वर्ल्ड में लोगों को बोला है कि आप लोग आइए। तो आप जानते होंगे कि जो सौर ऊर्जा है, जो आपकी सोलर लाइट है, ये इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा बढ़ती है। तो इक्वेटर के नज़दीक जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं, है ना। तो आज की डेट में मोर देन 120 प्लस जो कंट्रीज़ हैं जिनको हमारे मोदी जी ने सौर्य पुत्र का नाम दिया है, सूर्य पुत्र उन्होंने बोला है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि हमारे इक्वेटर के नज़दीक हैं, जिनमें सोलर लाइट जो है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ईयर आती है, जिससे कि कॉन्टीन्यूसली उनको एक जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो सोलर पैनल्स वगैरह लगाते हैं, इस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी यानी कि एक क्लीन एनर्जी को इस्तेमाल करके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए, हमने यहाँ तक तो ये सारा कुछ देख लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बस ये एंड है, अब आपका ट्रिक आने ही वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि जो तीन पिलर्स थे उनके, उन तीन पिलर्स में कैसे क्या क्या चीज़ें डिवाइड हुई हैं, आप एक बार नज़र मार सकते हैं, इनको आपके रेफरेंस के लिए लगाया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपका पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये क्या बताता है कि जो आपका ये इंडेक्स है 2019 में जो गोल्स हैं, कौन कौन सी कंट्री ने किस किस गोल में किस तरीके से परफॉर्म किया है ना। तो उसका एक आपको ओवरव्यू देने के लिए है कि कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है आज की डेट में, है ना, कौन सी कंट्री अभी पीछे है। तो जितना डार्क कलर है ना वो उतना अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, आइसलैंड वाला एरिया, या फिर ये सैंडिनेविया वाला एरिया, या फिर ये यूरोप वाला एरिया, तो ये लोग काफ़ी अच्छे हैं। सबसे डार्क यही है। आपको बताना चाहूँगा कि ये सैंडिनेविया ये सबसे आज की डेट में डेवलपमेंट में सबसे आगे चल रहे हैं। मेन रीज़न इसके पीछे ये भी है कि ये लोग काफ़ी इनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और इनके पास रिसोर्सेज हैं, इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, गवर्नेंस अच्छी होती है, करप्शन कम है। तो इसलिए कम पॉपुलेशन होने की वजह से रिसोर्सेज कम है, जुडिशली इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है ये देश। तो इसलिए इन लोगों को इन गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन यदि आप भारत की बात करें, है ना, यदि आप चाइना की बात करें, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हमें इन ये जो हमारे गोल्स हैं इनको अचीव करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन भारत बहुत अच्छा कर रहा है दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ दी सेकेंड बिगेस्ट पॉपुलेशन, चाइना के बाद इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर भी पिछले 5 साल में 2015 में ये बने हैं ना, इनफैक्ट ये 2016 से आए हैं, 1 जनवरी 2016। तो आप देखिए 4 साल में, है ना, सिर्फ 4-5 साल में इंडिया ऑलरेडी 50% से ऊपर पहुंच चुका है। इंडिया का जो टारगेट है वो 60 के अराउंड आ चुका है। जो इंडिया का स्कोर है, ये स्कोर आपका 0 to 100 पे कैलकुलेट होता है। तो इसमें इंडिया का जो है वो ऑलरेडी इंडिया 58 था, उससे ऊपर आके 60-61 के अराउंड आ चुका है अभी। ठीक है दोस्तों, ये आपके रेफरेंस के लिए था। तो यहाँ पे हमने इनका स्कोर भी लगा दिया। आप टॉप 3 याद रख सकते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड आर द टॉप 3। इंडिया का नंबर यहाँ पे है 117 विद 61.92। पाकिस्तान हमसे नीचे है एट 134। तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं, इंडिया याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अभी तक हमने इंटरनेशनल लेवल वाले देख लिए, अब हम देखते हैं कि इंडिया इनको अचीव करने के लिए लोकल लेवल पे क्या क्या कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? The classification criteria based on SDG India Index score has 4 categories, with aspirants being the lowest and achievers being the top rankers। तो ये बोलता है कि इंडिया में हमने इन गोल्स को किस तरीके से डिवाइड किया है, इनकी रैंकिंग्स को हमने 4 तरीके की कैटेगरीज में इनको बांट दिया है। तो जो जिन स्टेट्स का रैंक कम आएगा उनको हम एस्पिरेंट्स में रखेंगे, और इस तरीके से ऊपर करते करते टॉप वाला हमारा अचीवर्स होगा। नेक्स्ट ये बोलता है कि हिमाचल प्रदेश और केरला जो हैं ये किस कैटेगरी में लाई करते हैं, ये फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। और ये साथ ही साथ ये भी बोलता है विद नो स्टेट यूटी मेकिंग टू अचीवर। तो ये बोलता है कि अचीवर जो है, जिसमें हम 100 में से 100 रैंक या फिर 100 में से 100 मार्क्स, ये बोलता है किसी भी स्टूडेंट के नहीं आए हैं, किसी भी स्टेट के नहीं आए हैं। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। ये बोलता है जम्मू एंड कश्मीर इज रैंक्ड 8th इन यूनियन टेरिटरी विद स्कोर ऑफ 58 इन कैटेगरी ऑफ परफॉर्मर। तो ये बोलता है जम्मू कश्मीर का जो रैंक है वो 58 है, सॉरी रैंक 8 है इन यूटीज़ में। तो ये क्या करता है, स्टेट और यूटीज़ को दोनों को अलग अलग तरीके से रैंक करता है। ठीक है दोस्तों। तो यूनियन टेरिटरी में बोलता है कि जम्मू कश्मीर का नंबर लास्ट है, 8वां नंबर है, और साथ ही बोलता है 58 अंक आए हैं इसके,
और ये परफॉर्मर में लाई करता है जो कि 50 टू 64। तो 50 टू 64 के बीच में जिसका नंबर आएगा, जैसे 58 है जम्मू कश्मीर का, तो ये परफॉर्मर वाली कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारे सही हैं। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। केरला नंबर 1 पे है, हिमाचल नंबर 2 पे है, और जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है अपने आने वाले एग्जाम के लिए, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 100%, 100% नहीं तो 99% चांसेस हैं कि अगर आपको SDG में से कोई सवाल आया तो ये आना आपको लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए कैप्चर की हैं यही 4 चीज़ें, आप इनको पढ़ सकते हैं। 0 to 14 एन एस्पिरेंट, देन परफॉर्मर, फ्रंट रनर्स, अचीवर, इनमें हम कैटेगराइज करेंगे। तो दोस्तों इंडिया लेवल पे यदि आप देखो तो टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं? केरला नंबर 1, हिमाचल नंबर 2, और नंबर 3 पे हमारी है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तीनों का स्कोर 67 है। तो ये 3 याद रखनी है आपको। बॉटम 3 याद रखनी है आपको, अरुणाचल, मेघालय, यूपी, असम, बिहार और झारखंड, ये भी मतलब बॉटम 5 में आती हैं। यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो टॉप है हमारी चंडीगढ़, पौंडीचेरी है हमारी सेकंड, और दादरा एंड नगर हवेली हमारी थर्ड। तो ये टॉप 5 हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं दिख रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रैंक 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द इंडेक्स डॉक्यूमेंट्स द प्रोग्रेस मेड बाय इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टुवर्ड अचीविंग द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स। द इंडिया स्पैन्स 16 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये बोलता है कि इंडिया में जो ये रैंक करते हैं, 17 नहीं करते हैं, सिर्फ 16 पे करते हैं 2019 में, और ये बोलता है कि 2018 में हमने 13 गोल्स पे ही रैंकिंग करी थी। नेक्स्ट ये बोलता है कि इंडिया में जो नीति आयोग जो ये इनकी रैंकिंग करता है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, तो इसमें ये किन किन मिनिस्ट्री के साथ, किन किन बॉडीज़ के साथ कोलैबोरेट करता है? तो ये कह रहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि मोस्पी, यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। नीति आयोग आपकी इंडिया लेवल पे है, जो कि इसको, नीति आयोग के बारे में आपको बता दूं कि ये थिंक टैंक है। पहले आपकी प्लानिंग कमीशन होती थी। 2015 में क्या हुआ कि नीति आयोग को ले आया जाएगा। प्रधानमंत्री जो कि स्टेट के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये इसके चेयरमैन होते हैं। तो इंडिया में स्टेट्स और यूटीज़ को ये रैंक करता है। 16 आउट ऑफ 17 को ये स्कोर करता है। दोस्तों आपको याद होगा कि जो 17th वाला था, लास्ट वाला, जो कि बोलता था पार्टनरशिप, तो दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप, तो स्टेट्स को हमने वहाँ से नहीं दिया वो गोल, क्योंकि स्टेट्स अपने लेवल पे दूसरी कंट्री के साथ पार्टिसिपेट नहीं ना करेंगी, तो हमने सिर्फ 16 गोल्स पे ही इनको रैंक किया। तो 2018 में ये बोलता है कि सिर्फ 13 ही गोल्स थे, तो ये सही है। 2018 में सिर्फ 13 गोल्स थे, 19 में हमने इसमें बढ़ा के 3 और 16 कर लिए, 17 अभी भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी बॉडीज़ हैं तो जो इंडिया में आती हैं। तो मोस्पी जो कि इंटरनल लाइक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है हमारा, यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी का ये नारा तो था सबका साथ सबका विकास, तो ये बेसिकली से एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ही कहा गया है, ये जो नारा दिया गया है। तो यहाँ पे ये पहले बोलते हैं कि नीति आयोग ने इसके द्वारा क्या किया है कि आपको एक तीर से दो निशाने लगा लिए उसने। तो कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों अचीव करने की कोशिश की। स्टेट्स का आपस में कंपटीशन भी करा दिया है। जैसे आपके घरों में नहीं होता कि आप मार्क्स देते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपके नंबर कम आते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि शर्मा जी के बेटे के तो इतने ज़्यादा नंबर आए, तुम्हारे कम क्यों है? तो कंपटीशन की भावना लाई जाती है कि अगली बार आप और ज़्यादा पढ़ें। और कोऑपरेशन भी करनी पड़ती है। कई बार आप लोगों को जॉइंट स्टडी भी करनी पड़ती है ना, 2-3 दोस्त मिलकर एक साथ स्टडी कर लेते हैं। भाई एक दो चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ, एक तू पढ़ ले, दोनों पढ़ा देना एक दूसरे को। तो एक स्टेट ने कुछ टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया, दूसरी ने दूसरी पे कर लिया, दोनों ने कोलैबोरेट करके तो दोनों ही आगे बढ़ गए, तो ओवरऑल नेशन का फ़ायदा हो जाता है। तो यही चीज़ इन्होंने बोला है कि जो सबका साथ सबका विकास था, ये 5 P's जो हैं, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड पीस, जो कि उन 17 गोल्स में हमने देख लिया ऑलरेडी, तो ये इनको भी सफिस करता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये मैंने आपके लिए लाई है। आपको पूरा देख के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें देखनी है, गोल नंबर 1 एंड गोल नंबर 5। तो ये है क्या चीज़? ये गोल वाइज टॉप स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं। 17 गोल हैं, किस स्टेट ने किस गोल में टॉप किया है वो चीज़ हमने यहाँ पे बताई है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 में है। ठीक है, एक पहला जो है गोल नंबर 1 यानी कि नो पॉवर्टी, और दूसरा है गोल नंबर 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी भी हमारी स्टेट में अच्छी है और पॉवर्टी के हिसाब से भी यहाँ के लोग अभी अच्छे हैं। तो इसलिए इन दोनों पे ओवरऑल इन दी लाइक टोटल इंडिया, इन द टोटल यूटीज़ एंड स्टेट्स, जम्मू कश्मीर ने इन दोनों में टॉप किया।
ठीक है दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं ट्रिक पे, जहाँ पे हम लास्ट है ये हमारी वीडियो का। इसके बाद हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे कि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी। तो ट्रिक यानी कि जादू, और जो हमारे दोस्त उर्दू में पढ़े हैं उनके लिए हमने यहाँ पे जादू भी लिख दिया है आज। चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो ये जो फिगर है इसके क्रेडिट्स मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत दिन पहले, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था उस टाइम उन्होंने मुझे ये भेजा था। लेकिन आपको बताऊँ कि ये इसका प्रिंट आउट निकाल के मैंने अपने पास रख लिया है, तो बस इसको बीच बीच में ओवरव्यू देता हूँ। तो अब मुझे आज की डेट में इसको रटने की या इस तरीके से क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे या आपके आगे पीछे कुछ भी होता है, कोई भी योजना निकलती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो आपका मनरेगा, आपका अटल भूजल योजना, जितनी भी योजना आगे पीछे निकलती है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी गोल से रिलेट हो ही जाती है। एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप बस याद करो कि सेंट्रल स्कीम्स, स्टेट स्कीम जितनी भी होती हैं कहीं ना कहीं इनसे रिलेट हो जाती हैं। तो आइए इनको थोड़ा सा समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो आपको ये पिक्चर तो दिख ही रही होगी टोटल, है ना। कहीं घर है, छोटी सी कुटिया है, बच्चे हैं, टॉयलेट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मॉल है, नीचे तराजू है ना, एक ये पोल्यूशन दिख रहा है साइड में। तो कैसे इसको रिलेट करें, तो दोस्तों इसको आपको कैसे रिलेट करना है इसकी मैं शुरुआत करा देता हूँ आपको। शुरू में देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कुटिया है, ठीक है। इसके सामने घर में, आंगन में इन्होंने कुछ उगा रखा है खाने के लिए, है ना, कोई फल सब्जी इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। तो आपको जो आपके पहले दो गोल्स हैं, नो पॉवर्टी, तो यानी कि पॉवर्टी है, वेल ऑफ नहीं है, इसीलिए इनके पास कुटिया है ना, अच्छा घर ये नहीं बना पड़े, बरसात में आप इनका जो छत है वो टपकती है, और घर के सामने इन्होंने अपने ही घर में आंगन में थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह उगा रखी हैं, जिनको खा के ये लोग अपना गुजारा करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक बच्चा बच्ची है यहाँ पे, है ना, मेल फीमेल दो हैं, तो ये आपका जेंडर इक्वलिटी को सफिस करेगा। तो अब ये क्या है, तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन में अभी क्या हुआ, ओपन डेफिकेशन फ्री, इन्होंने बोला है कि खुले में शौच नहीं करना है, तो उसके लिए टॉयलेट्स बनाए गए हैं। तो बच्चे अपना ये टॉयलेट्स यूज़ करेंगे ये वाले, है ना, तो टॉयलेट आपका सैनिटेशन वाले गोल में आ जाएगा, ये 6th वाले में। नेक्स्ट स्कूल आ गया यहाँ पे आपका, बच्चे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, है ना, सबका साथ सबका सबका विकास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल, अब आपको पोलियो वगैरह की जो वैक्सीन्स देनी है आपको, जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा अपना वो वैक्सीन लेने के लिए, अभी आई नहीं है, जब आएगी। नेक्स्ट इज़ ये जो आप देखिए सोलर स्ट्रीट लाइट, आप जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी पार्क्स में आजकल सोलर स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, क्लीन एनर्जी है ना दोस्तों। तो यहाँ पे इनके ये इनके एरिया में ये लगी हुई है, तो यहाँ से आप लोग क्या याद रखेंगे, क्लीन एनर्जी, आपका गोल नंबर 7। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री, और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडस्ट्री के बाहर ये इनके मम्मी पापा भी हैं जो जा रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग क्या अपना, आपका जो डिसेंट वर्क गोल नंबर 8 और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से रिलेट कर लेंगे, है ना। तो ये बच्चों ने क्या किया, ये इन कुटिया में रहते थे, घर घर से निकले अपना फ्रेश फ्रूश होके टॉयलेट में, फिर ये अपना स्कूल चले गए, स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद हॉस्पिटल में कभी कभार अगर बीमार हो गए, और साथ में बाहर खेलने के लिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है कि रात को बच्चे जब दिन ढल जाए तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट यूज़ करें। और इनके मम्मी पापा जो है वो काम पे भी जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी हैं यहाँ पे, तो इंडस्ट्री में आप देखिए कि इन दो दो गोल्स आपके यहाँ पे सफिस हो गए। नेक्स्ट क्या है, ये कुछ घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, और इनके सामने पार्क्स वगैरह है ना। तो मान लीजिए कि इनके एरिया में कोई एक बड़ी सोसाइटी वगैरह है, डेवलप्ड अच्छी हुई है जो, तो यहाँ से क्या आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेंगे सस्टेनेबल हाउसेस, है ना दोस्तों। तो ये सस्टेनेबल हाउसेस हैं, यहाँ पे पार्क वगैरह है, सब कुछ है। इनके हाउसेस इस तरीके से बने हैं कि रिसाइकल जल्दी चीज़ हो जाए, वेस्ट कम हो, है ना दोस्तों, उस तरीके से यहाँ पे बने हैं। हो सकता है कि घरों के छतों पे इन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हों, इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ मॉल, आपको वेव मॉल तो याद आता ही होगा आजकल, है ना, लॉकडाउन में आप लोग नहीं जा पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मॉल में आपको याद होगा कि टॉप फ्लोर पे आपका एक जो है वो पूरा सेक्शन आपका फूड आइटम्स का है ना। तो फूड और साथ में अदर मटेरियल भी है, बाकी आपके जो भी वहाँ पे ब्रांड्स वगैरह हैं, आप अच्छे से जाके शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो मॉल्स का आपको रेफरेंस दिया गया है गोल नंबर 12 के लिए, जो कि कहता है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो वहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं और आप लोग ख़रीदने जा रहे हैं, है ना, बायर भी वहीं पे है, मार्केट भी वहीं पे। तो वेव मॉल से आपको याद रख लेना है अपना गोल नंबर 12। नेक्स्ट इज़ आप देखिए यहाँ पे ये जो एक इंडस्ट्री है, तो ये पॉल्यूशन फैला रही है ना। और नीचे देखिए पानी भी जो इनका है ये ऐसे निकल के आ रहा है ड्रेनेज में, बाद में ये किसी रिवर में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ बिलो वाटर, है ना। तो 15 और 16 आपका यहाँ 14 एंड 15 आपका यहाँ से निकल जाएगा, पॉल्यूशन से जो ज़मीन पे रहने वाले, और पानी जो मछली वगैरह के लिए। नेक्स्ट ये तराजू, दोस्तों आपने अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में तो देखी ही होंगी, नहीं देखी तो फिलहाल चलिए देख लीजिएगा, आज की डेट में भी आता ही है। तो उसमें एक बहुत कॉमन डायलॉग होता था हर मूवी में कि कानून अंधा है ना। तो क्या होता था, जो कानून की देवी हैं हमारी, उनकी आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी होती है, आपने देखा होगा, है ना।
तो साड़ी पहनी होती है उन्होंने, आंखों पे पट्टी बंधी होती है और हाथ में एक तराजू पकड़ा होता है। तो वो जो तराजू है वो हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से आपको याद रखना है जस्टिस। तो जो आपका था पीस एंड जस्टिस वो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देखिए ये बच्चे हैं, हाथ पकड़ के खेल रहे हैं। सीरियस ना होइएगा, आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको समझाने के लिए है ये कि पार्टनरशिप के लिए है ना। तो दोस्तों ये था हमारा एक ट्रिक। आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। एक जो छोटी सी चीज़ है वो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है नीचे। तो ये क्या है कि इन्होंने लिखा है कि बिफोर दिस देवर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है दोस्तों, तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे अभी आए हैं ना आपके, तो ये कहाँ से आए हैं, 2015 से लेके 2030 तक आए हैं। तो इसी तरीके से इससे पहले 15 साल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। तो ये कब से थे, ये थे आपके 2000 से लेके 2015 तक। ठीक है, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको क्वेश्चन आता है चाहे अकाउंट्स असिस्टेंट में या फिर कहीं और भी, तो आपके काम में ये आ जाएगा। इसके अलावा ये जो बीच में एक चीज़ लिखी है, फर्स्ट डिस्कस्ड इन रियो +20 2015। दोस्तों पहले जो हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी, जो हमने देखा कि रियो समिट हुआ आपका 92 में है ना, जहाँ पे एजेंडा आया, तो उसके बाद पहले ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आ रहे थे। लेकिन इसकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी सारी चीज़ें इनको पास नहीं हो पा रही थी, इसमें गोल्स इतने सारे नहीं थे। तो 2012 सॉरी, जो कि रियो +20 है, मतलब 92 में देखिए, 1992 के 20 साल बाद 2012 में दोबारा ब्राज़ील में ही एक दोबारा वहाँ पे एक कन्वेंशन होती है, जहाँ पे इसको डिस्कस किया जाता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इतने अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ और नया लेके आना पड़ेगा। तो उसकी जो टाइटल था वो था ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमें 2030 तक अचीव करनी है। 169 टारगेट है, 304 इंडिकेटर्स हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था। तो इतना ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। हमने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने यहाँ पे आपको कवर करा दिया। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि आप हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, टेलीग्राम पे आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डेली क्विजेज़ डालते हैं और आपको अपनी नई वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।